ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए हेडिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एक्स और ये वाई, ये भी मोशन इन अ प्लेन की ही बात हो रही है। ऐसा सोच लो कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड के प्लेन में इस बार मोशन हो रहा है। बोर्ड क्या है, वर्टिकल प्लेन में है। हमने एक्स ऐसा एज्यूम किया है और वाई ये दोनों मिलकर एक प्लेन बनाया और इसी प्लेन में मोशन हो रहा है। कैसा, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पर एक्स और वाई दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या है वो ओरिजिन है। और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होते हैं, ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। थोड़ा सोचो, अगर आप किसी स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पाथ बना के बच्चे फिर से ग्राउंड पे आ जाए। और मैथ से हम इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ, राइट। कुछ यहाँ पर हम लोग वर्ड डिस्कस करेंगे। पहली चीज, जैसे जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर मैं बोलूँ इसके ओ है तो ओ क्या हो गया, ओ इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरी चीज, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, जिसको आपने थ्रो किए, उस ऑब्जेक्ट को ही प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, राइट। तो प्रोजेक्टाइल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग थ्रोन, ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग थ्रोन। जिस ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है वो ऑब्जेक्ट ही प्रोजेक्टाइल है। आपने स्टोन को थ्रो किया, इट मीन्स स्टोन इज प्रोजेक्टाइल। आपने किसी और ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मीन्स ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग थ्रोन। दूसरी चीज, थीटा। यहाँ जो आपको थीटा दिख रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो लिखा जाए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और आगे क्या होगा जरा देखते हैं। जिस भी स्पीड से इसको थ्रो किया गया है उसको बोलेंगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, या बोल सकते हैं इसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ u क्या है बच्चे, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कई बार एरो नहीं लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या, ये जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से थ्रो किया गया है, अगेन प्रोजेक्टाइल कम्स टू द ग्राउंड।
तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, और ये जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी से बहुत ही कम है, ठीक है, इसके वेलोसिटी से बहुत ही कम है। हियर u is much लेस देन escape velocity। अब क्या होता है अभी देखेंगे, बट अभी सोच लो कि इसके वेलोसिटी से कम है। अगर क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे इसके वेलोसिटी के बारे में, इस वेलोसिटी से अगर को थ्रो करें तो फिर से ग्राउंड पे वापस नहीं आए, इन्फिनिटी पे चला जाए, तो प्लैनेट को ही छोड़ दे, है ना, और इन्फिनिटी पे जाकर स्टॉप हो जाए, तो उस वेलोसिटी का क्या नाम है, एस्केप वेलोसिटी। और आपके लिए क्या होती है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस वाले वेलोसिटी से बहुत ही कम है, ये भी एक लिमिटेशन यहाँ पर याद रखिएगा, ताकि उसी केस के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा, है ना, किसी भी केस के लिए नहीं हो जाएगा। तो यू क्या है, मच लेस दैन एस्केप वेलोसिटी। और सुनो बच्चे, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे हाइट चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है, ऐसी वाली भी बातें नहीं है। दूसरी चीज, जी इज कांस्टेंट, है ना, जी समझ रहे ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करेगी। तो एक बार और समराइज कर देता हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियली जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इस केस में इस पूरे मोशन में जी कांस्टेंट रहेगा, और साथ में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज मच लेस देन एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इतनी बातें, अच्छा, अगर इतनी बातें क्लियर है तो पहले इसको नोट कर लो, फिर और आगे बताते हैं। आगे देखिए, इन सबको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अब इसमें कुछ चीजें, ये जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का मतलब ऑब्जेक्ट जिसको थ्रो किया गया, इसके बारे में जरा सोचते हैं। ये कुछ पैराबोलिक पाथ बना के फिर से ग्राउंड पे आ जाता है। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या क्या चीज पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा इसे ग्राउंड पे आने में टोटल कितना टाइम लगेगा। जैसे हमने प्रोजेक्ट किया, अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लिया था, और फिर जब ये प्रोजेक्टाइल अगेन ग्राउंड पे आ जाती है तो अपना स्टॉप वॉच मैंने क्लोज किया, ठीक, ऑफ किया, और देखा कि क्या रीडिंग है, ठीक है। तो ये रीडिंग जो भी आएगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक और चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इट इज अ टोटल टाइम टेकन टू अगेन रीच द ग्राउंड। तो क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं बोलता हूँ कि इसे अगेन ग्राउंड पे आने में 10 सेकेंड लगा, देन 10 सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, इसको बोल रहा हूँ टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मीन्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, देखो इसके जर्नी का ये मैक्सिमम हाइट है, यानी ग्राउंड से जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, उसको ऐसा लिखते हैं एच मैक्स। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टाइम लगा
दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। इसी तरीका से टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्या हो गया? फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड में जो टाइम लैप्स होता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, सिमेट्रिसिटी से जितना टाइम इसे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अचीव करने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से ग्राउंड तक आने में लैप्स होगा। तो दोनों आपस में बराबर होंगे और इन दोनों के सम को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? टोटल टाइम जितना देर ये ग्राउंड से ऊपर रहा। या बोले कि अगेन जब ये ग्राउंड पे आया तो ग्राउंड से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये क्लियर? क्या इसका मोशन 2D है? हाँ सर, 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसे? देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इनिशियली प्रोजेक्टाइल is at 0 0 coordinate, means it is at the origin। धीरे धीरे इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। सोचिए जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा, क्योंकि इसी पाथ को फॉलो करके पहुंच रहा है, जा रहा है, तो इस पैराबोलिक पाथ पे जब यहाँ जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पहुंचा, क्या हुआ होगा इसके साथ? क्या हुआ का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कितनी रही? एक्स डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, जो वाई डायरेक्शन में होगी उसको ऐसे लिख रहा हूँ। और पहले मैं बता रहा हूँ एक्चुअली जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, जो वर्टिकली अपर डायरेक्शन की वेलोसिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। एक टाइम आएगा जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ऊपर के डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वो बिल्कुल 0 होगी। क्यों सर? अगर 0 नहीं होगी तब ये और ऊपर जाता। अब और ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई। इसीलिए इसका नाम भी है मैक्सिमम हाइट, क्योंकि अब और ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ से ये ग्राउंड की तरफ वापस आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाएगा, नहीं, ये हॉरिजॉन्टली भी जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड भी जाएगा। तो किसी टाइम पे अगर यहाँ पहुँचा होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वैसा ही रहेगा vx। वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रही, जो भी होना होगा वो हो जाएगा। फिर जब यहाँ पहुँचेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी होगी। हॉरिजॉन्टल में तो कांस्टेंट होगी। जिस एंगल पे हिट करें, चलो ये एंगल मैं कुछ लिख दिया, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ। अगर 2D मोशन हो रहा है, इसका मतलब x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और y में भी है। अब मेरे से कोई पूछे कि x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो सब कंपोनेंट ले लेंगे। कैसे? देखो, x डायरेक्शन के कंपोनेंट वो क्या लिखते थे बच्चे? u फॉर इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, u cos थीटा। एम आई राइट? y डायरेक्शन के बारे में जरा सोचिए, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितने बच्चे? u sin। ये सीखते हैं कंपोनेंट लेने के लिए। मैं यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ, 4 x डायरेक्शन, यहाँ पर 4 y डायरेक्शन। आप मुझे देख करके बताओ, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? तो सर u cos थीटा। ओके, x डायरेक्शन में हो गया। x डायरेक्शन में समेशन कितना? तो आंसर है 0। क्यों?
अभी याद रख लो, एक्सेलरेशन तब होता है जब उस पर फोर्स लगता है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, हमने बस इनिशियल वेलोसिटी देकर छोड़ दिया है, अब हम कॉन्टैक्ट में है नहीं। अब स्पेसिफिक कौन फोर्स लगा रही है? अर्थ, और अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो अर्थ के फोर्स से जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। वाई के लिए देखो, यू वाई कितना, यू साइन ए वाई वाला हाँ है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जी, तो मैं लिखूंगा माइनस जी। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद इसके बाद कुछ और चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्या क्या चीज? हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में सीख लिया था ना। अब एक और टर्म है, मैं ही लिख देता हूँ, एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या मीनिंग है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे मेजर करेंगे ना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलरली अपवर्ड मैक्सिमम कितना गया, तो यही सबसे ज्यादा है। बाकी इधर भी जाओगे तो कम हो जाएगा, राइट भी जाएंगे तो कम हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना, क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये वाला हाइट को क्या बोलेंगे? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। दिस हाइट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेड वाले से तो ये कम ही है ना, इधर भी जाओगे तो कम ही है, यानी यही मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यानी कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। दूसरी चीज है रेंज। रेंज का मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज से, ठीक है। ठीक है, रेंज इसको सिर्फ आर से लिख देते हैं। और ये है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी जहां से प्रोजेक्ट किया गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां ये लैंड किया, इनके बीच के सेपरेशन को बोलेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलेंगे, ठीक है, या रेंज बोलेंगे। क्या हो गया? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये समझ आ गए। अब एक एक करके इन सबको थोड़ा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें, तो चलो इसका कर देते हैं। हम लोग सीखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला जाए। पहले बताऊँ डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट के लिए हमको कुछ चीज ध्यान रखना है। एट मैक्सिमम हाइट Vy इज इक्वल टू 0। ये बात सही है, तभी तो ये मैक्सिमम हाइट हुआ, यानी वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन में अब और नहीं जा रहा, इसका मतलब यही मैक्सिमम हाइट है। तो उस इंस्टेंट पे, यानी कि मैक्सिमम हाइट जब अचीव किया, तो बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या बोलेंगे? 0। मींस इस इंस्टेंट पे कोई मेरे से पूछे कि Vy कितना है, तो 0। कब? जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया था तब। मैं लिख देता हूं एट एच मैक्स। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यू बाय कितना था बच्चे? यू का मतलब समझ रहे हो ना, इनिशियल यू साइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो जी है, साइन मैंने माइनस किया, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर?
अब मुझे क्या चाहिए, एस वाई, इसको आप एच मैक्स बोलते हैं। एच मैक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बच्चे, तो आप डायरेक्टली काइनेमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी वैसा ही आप कर सकते हैं। तो देखिए एस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्यूटी प्लस हाफ वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन टाइम तो सेम होता है। एस वाई इसी को एच मैक्स बोल रहे हैं। यू बाय, तो सर यू साइन थीटा, इसे फिर टाइम ऑफ फ्लाइट ऐड करना पड़ेगा ना, ये मत लगाओ ना, इसमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकला हुआ रहता तो आधा करके टाइम ऑफ एसेंट से कर लेते हैं। टाइम ऑफ एसेंट अभी नहीं निकाले तो वो मत लगाओ, अब डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाओ। सॉरी, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a/s, ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, उससे भी कर सकते थे बट उसमें वो टी चाहिए था, टी अभी हमें निकाले नहीं। तो वी वाई कितना 0, यू बाय यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ जी इंटू एच मैक्स, राइट। अब इन सबको इधर ले आओ, तो 2gh मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ले देता हूँ एच मैक्स कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये क्लियर है ना, यू स्क्वायर है और साइन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। पहले वाले से भी कर सकते थे बट वो टी नहीं निकाला ना, इसीलिए। तो ये हो गया आपको मैक्सिमम हाइट के लिए डेरिवेशन, ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? अब आगे देखो, रब कर दें इसको, इधर मिटा देते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इधर लिख रहे हैं डेरिवेशन फॉर रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी इसके लिए। हाँ लगा सकते हैं, चलिए ये निकालते हैं, डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं, कैसे करें? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये टोटल टाइम निकालना है। तो एस वाई कितना हो जाएगा 0। कैसे, मैं बताता हूँ। इनिशियली इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। जब ये फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा तो फिर से वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। तो इनिशियल पोजीशन वाई डायरेक्शन की कितना है 0, फाइनल भी 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने हो जाएंगे 0। अगर ये फिर से ग्राउंड पे आ गया तो मुझे बताओ अब ये ग्राउंड से कितने ऊपर है 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो एस वाई तो 0 हो गया। अच्छा, आप बताइए मुझे u बाय कितना है, u साइन थीटा, a बाय कितना है -g। ठीक है, जो टाइम लगेगा वो टाइम ही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इक्वेशन लगा दो, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाय टी स्क्वायर। एस वाई कितना होना है 0, यू बाई कितना u साइन थीटा और टी फोर टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस लिख दिया क्योंकि ये माइनस आ जाएगा, हाफ
तो चलो ऐसा लिखते हैं हाफ और माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। ये बात ठीक है? ठीक है ना? जी माइनस अब 0 इज इक्वल टू टी को बाहर ले लेता हूँ, क्या मिलेगा? यू साइन थीटा और माइनस जी बाय 2 और यहाँ पर एक और टी रह जाएगा। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टी 0 हो या यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय 2 0 के बराबर हो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 हो या पूरा 0 हो। ये तो 0 नहीं हो सकता, इसके बारे में जरा सोचो। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाय 2। तो यहाँ से आपको t निकल आया 2u साइन थीटा बाय जी। ये भी बात समझ आई? यही t क्या हो गया बच्चे? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टोटल टाइम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगेन ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये कितना होगा बोलो? 2u साइन थीटा बाय जी। मैं यहाँ ले देता हूँ 2u साइन थीटा बाय, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है इतना? चलो, तो हमने मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं आगे किसकी? ये क्लियर है ना इतना? अब हम बात कर लेते हैं रेंज की। तो देखो अब कर दें, अब हम बात करते हैं डेरिवेशन फोर रेंज। अब देखो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स यू टी वाई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना टाइम तक चला? जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट को मैंने आर से लिख दिया। यू कितना था? यू एक्स यू कॉस थीटा। कितना टाइम लगा बच्चे? तो सर ये लगा 2u साइन थीटा बाय जी, यही टाइम लगा ना। प्लस एक्सेलरेशन कितना था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 0। तो सारी चीजें 0 हो गई है ना, इस वाले टर्म की सारी चीजें 0। आर कितना हो गया? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा है ना कॉस थीटा अपॉन जी। ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक और टर्म से रिप्लेस किया जा सकता है और वो है साइन 2 थीटा। आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अपॉन में जी। आपको रेंज का फार्मूला मिल चुका है क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है। अब मैं पूछ लेता हूँ कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? अगर मेरी स्पीड की लिमिटेशन है, यानी लिमिट है, एक डिफरेंट स्पीड से हम थ्रो कर सकते हैं कि मेरी कैपेसिटी है कि 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकते हैं। तो मैं किस एंगल पे प्रोजेक्ट करूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, यानी रेंज सबसे ज़्यादा हो। ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए देखिए बच्चे, फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैक्स करने के लिए जी तो चेंज होगा नहीं, यू मैंने फिक्स कर दिए, तो पूरी तरीका से साइन पे डिपेंड कर रहा है। और मैं इसको मैक्स देखना चाहता हूँ तो ये भी टर्म मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि साइन 2 थीटा कितना हो? 1 के बराबर हो। ऐसा अगर हो रहा है तो मैं लिखूंगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 होता है।
कंपेयर कर दो तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, थीटा 45 मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। हेंस आर मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी। तो सोल्व करेंगे तो आर मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज होगा कितना, यू स्क्वायर बाय जी। और कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। हमने रेंज का फार्मूला भी सीखे, मैक्सिमम हाइट भी सीखे, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सीखे, और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर बाय जी, कब होगा, व्हेन थीटा इज 45। ठीक है ना इतना। अब इसी में आगे चलते हैं, रब कर देते हैं। इसमें कहीं कुछ पूछना हो तो पूछते रहना। ये दो केस में बाय एक्स और एक को मैंने थीटा पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसा रेंज में R1। ठीक है, दूसरे को प्रोजेक्ट किया है, y है, x है, इसका प्रोजेक्शन है जैसे 90 माइनस थीटा, इसका रेंज है। दोनों केस में u सेम है, एक को थीटा पे, दूसरे को 90 माइनस थीटा। अगर मैं बोलूँ बच्चे कि ये φ2 है और ये φ1 है, तो जरा देखो φ1 प्लस φ2 इन दोनों का ऐड करो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री हो तो हम इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा एंगल है, दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सुन लो, अगर ये ऐसा मैं बोलता हूँ कि अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो, मीन्स ऐसा हो कि दोनों का सम 90 हो जाए। एग्जांपल के लिए अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 20 है तो 70 हो जाएगा, अगर 10 है 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 15 है तो 75 हो जाएगा। यानी ऐसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो और आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, उस केस में बच्चे देन रेंज भी सेम होता है। कंडीशन में ऐसा लिख देता हूं, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, u1 भी u है और u2 भी u है। ठीक है, यहाँ क्या कंडीशन हो गया कि if u1 is equal to u2 and phi1 plus phi2 is equal to 90, then range will be same। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आ जाएगा। अगर कई बार क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि आप मुझे शो करके दिखाइए कि ऐसा कैसे होगा, देखो कैसे शो करेंगे। बहुत ही आसान है, आप R1 के लिए फार्मूला लिखो। R1 कितना होगा बच्चे, u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये तो यही हो जाएगा, u1 को आपने u लिखना है
तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये बात ठीक है। अब R2 के बारे में क्या लिखेंगे बच्चे? सर R2 के बारे में आपको लिखना है U2 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। अब U स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी। आइडेंटिटी होती है कि साइन 180 माइनस जो भी एंगल है 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यहाँ 2 है 2 थीटा है तो साइन 2 अपॉन में जी। देखो R2 जो आया है वो R1 के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है जी। क्या आपको मिला कि R1 इक्वल टू, तो आपको अगर शो करना भी हो तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक बातें ठीक है। अब और आगे रिलेशन बिटवीन रेंज एंड ये मैक्सिमम है। रब कर देते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो अगर रिलेशन निकालना है तो आपको क्या करना है, इन दोनों का पहले फार्मूला लिख लो। रेंज का फार्मूला बच्चे सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। यही है, एक दूसरे से डिवाइड कर दो। आर बाय एच, आर कितना यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2 भी लिख देता हूँ अपॉन में जी। कोई दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है ना ये। और इसके डिवाइड में है कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में जी आता, ऊपर में क्या आ जाएगा जी। तो बात सही है, पूरे के डिवाइड में लिखना था ना। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है साइन थीटा से यह स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2 कॉस थीटा अपॉन कितना 2, एक यहाँ भी 2 है ना, तो 2 इधर भी है, चलो अपॉन में साइन थीटा। कुल मिला के आर अपॉन एच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 कॉट थीटा। ये बात सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर अपॉन एच इज इक्वल टू 4 अपॉन tan थीटा, राइट। और इसको आगे ऐसे लिख सकते हो कि आर tan थीटा इज इक्वल टू 4h। क्लियर है? आर tan थीटा इज इक्वल टू 4h। यहाँ आर क्या है रेंज, एच क्या है मैक्सिमम हाइट, 4 है, और थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। R4 रेंज और H4 मैक्सिमम। इतनी बात क्लियर है? अब मैं बोलता कि अगर थीटा 45 डिग्री होता, थीटा कितना होता, मैं एक लिख भी लेता हूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो 45 डिग्री हो, देन आर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो बच्चे 4 इंटू एच। tan 45 कितना होता है 1,
tan 45 डिग्री 1, तो r इज इक्वल टू 4। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो जो रेंज होगा वो मैक्सिमम हाइट का 4 गुना। सोचिए कि अगर मैक्सिमम हाइट 10 मीटर है तो रेंज 40 मीटर होगा। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद है अगर ये रिलेशन है तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन था रेंज और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये जो आपने अभी पाथ ड्रॉ किए थे इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। अगर ये इक्वेशन मिल जाएगा तो किसी भी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा तो हम डायरेक्टली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसको, रब कर दें। अब आपका हेडिंग होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या बोले तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ऐसे क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया y, ये हो गया x, u, जैसे थीटा, ये हो गया ux, हो गया u, y। किसी इंस्टेंट पे सोचो बच्चे कि वो हॉरिजॉन्टली यहाँ गया x डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक मैंने x बोला। इस इंस्टेंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। सोचो ये यहाँ पहुँचा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा ना हाइट। ये कितना है, इसको मैं y, मैं इन दोनों में रिलेशन निकालने जा रहा हूँ कि जब x गिवन होगा तो y कैसे निकालेंगे या y गिवन होगा तो x कैसे निकालेंगे। मैं लिखता हूँ लेट t is the time taken for horizontal displacement x के लिए t टाइम लगता है। तो मुझे बताओ बच्चे टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, है क्या, नहीं है ना एक्सेलरेशन, नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कितने से, u cos थीटा से। तो t इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x अपॉन ux, ये बात सही है, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन उसके वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, आपको टाइम मिल जाएगा। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बच्चे तो आपको क्या दिक्कत है, ux को मैं लिखता हूँ u cos थीटा, कोई दिक्कत है नहीं सर, ux का मतलब ही वही था, ux क्या था, x component of velocity and it is u cos theta। ओके, तो आपको टाइम मिल गया x अपॉन u cos थीटा। अब इसी टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है मैं निकाल लेता हूं, बात क्लियर है ना। ये ux, जितना टाइम उसे x डिस्प्लेस करने में लगा है उसी टाइम में वर्टिकली वो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा वो निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ चलते हैं। नाउ फॉर वर्टिकल डिस्प्लेस क्या लिखूंगा, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई टी स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं से एस बाई बताओ जी, तो सर एस बाई आपने बोला था कि बाई हुआ तो लिख दीजिए बाई, यू बाई तो सर लिखिए यू साइन। टाइम कितना लगा तो लिखियो एक्स अपॉन कॉस थीटा लिख दिया प्लस हाफ है रहने दे ए बाई वाई डायरेक्शन का ऐसा लेसन सर माइनस जी लिखिए
टाइम कितना लगा सर? टाइम तो वही है ना, x अपॉन u cos, इज इट क्लियर? और टाइम का स्क्वायर है, सो यू हैव टू डू लाइक दिस। y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, u से u कैंसिल, क्या बचा? x tan थीटा, है ना? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा। माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बात ठीक है? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन and u is the speed of projection, g acceleration due to gravity। और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? एक रिलेशन मिल जाएगा x और y, ठीक है? और ये देखो, ये मैथमेटिकली ये देखो स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है, तो ये आपको मैथमेटिकली पैराबोला का इक्वेशन बताता है, ठीक है? अगर x का पावर 1 होता तो स्ट्रेटन का इक्वेशन होता है, यहाँ पर पावर 2 है, तो ये जो फॉर्मेट है वो पैराबोला का इक्वेशन बताएगा, ठीक है? तो ठीक है, अब इस पे देखो एक क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है ध्यान सुन लीजिए। उसका डाटा मैं चलिए इसको रख दिया। ठीक है ना? ये अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो इसको भी समझ लो, इसको रखो। देखिए बच्चे, क्वेश्चन है कि किसी बॉल को या किसी प्रोजेक्टाइल को, सुना ध्यान से, u इज इक्वल टू कितना लिखा था? 100 मीटर पर सेकेंड, और थीटा इज 60 डिग्री। there is a ball which is being projected with 100 meter per second at an angle of 60 degree, and there is a pole 10 meter away from point of projection, and height of the pole is 20 meter. Height of the pole is 20 meter. It is not the maximum height. मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 मीटर अवे there is a pole of height 20 meter. Not it is the height, it is the maximum height, right? क्वेश्चन है कि क्या ये बॉल इस पोल को हिट करेगा या नहीं? आंसर ही बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक बॉल को 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है, एंगल है 60 डिग्री, और जहाँ से थ्रो किया गया है ना, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में 10 मीटर अवे एक 20 मीटर हाइट का पोल है। क्या ये प्रोजेक्टाइल इस पोल को हिट करेगा या नहीं करेगा? ये क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना है। अब देखो आंसर सुनो। आंसर मैं यही लिखता हूँ। आंसर है इसका, हम लोग क्या फाइंड करेंगे? y। ये चेक करेंगे कि जब हॉरिजॉन्टली वो 10 मीटर अवे गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो वो वर्टिकली कितना एबव था। अगर मुझे ये जो y मिला है, जो y मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से मिलेगा, अगर ये y 20 से कम हुआ, इसका मतलब ये बॉल कहीं यहाँ रहा होगा, तो पोल को हिट कर देगा। अगर y मुझे मिला जो 20 से ज़्यादा है, तो ये ऊपर से चला जाएगा, हिट
नहीं करेगा। ठीक है, जरा देखो पहले तो बताओ मुझे क्वेश्चन क्या है। y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये था ना। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करो। x कितना बचे 10 tan 60 डिग्री माइनस जी को आप 10 ले लो, 100 का स्क्वायर है अपॉन 2 इंटू, नहीं x कितना था 10 था ना, 10 का स्क्वायर और 2 इंटू यू कितना 100 का स्क्वायर और cos 60 cos स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 10 tan 60 √3 माइनस 10 इंटू 100 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 100, हाँ cos 60 हाफ होता है तो 1/4 हो जाएगा, तो क्या स्क्वायर है उसका, ठीक है ना। अच्छा, अब इस वाले 100 से ये 100 गायब और 0 से ये गायब, इस 2 से ये कैंसिल, 10/2 यहाँ पर है तो 5 हो जाएगा। कुल मिला के मैं लिखूंगा यहाँ पे y इक्वल टू 10 √3 माइनस कितना, ये कितना था बच्चे, हाँ ये 10/2 ना, यानी 5 हो गया। क्या ऐसा लिखो तो और आसान हो जाएगा, 2/10 सबसे ज्यादा। ये 10 यहाँ है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 10 √3 को 1.732 क्लियर है, √3 की वैल्यू 1.7 माइनस ये 0.2। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 17.32 माइनस 2 ये 0.20 लिख देता हूँ, और आसान हो जाएगा 17 तो 17.12। देखो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया है वो 17.12 मीटर आया है, जबकि पोल की हाइट कितनी है 20 मीटर। इट मीन्स दिस प्रोजेक्टाइल विल हिट द पोल, राइट, यानी कि ये ऐसा ऐसा कुछ पास रहा होगा ऐसे। और ये कितना है, जो y इस बार आया है आपको, इसके अकॉर्डिंग जो y आया ये तो पोल की हाइट थी, लेकिन जब हमने सोल्व किया तो इस प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टली 10 मीटर अवे, ये हाइट सिर्फ कितना है 17.12 मीटर है, जबकि पोल यहाँ पर 20 मीटर हाइट का था, 12, जबकि पोल की हाइट यहाँ कितनी थी 20 मीटर। इट मीन्स ये प्रोजेक्टाइल पोल को हिट कर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर सकते हैं और आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अभी इसमें इतना ही रखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे।